हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर एयर अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों ओर वायु। ये चैप्टर हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे, काफी आगे तक हम ये चैप्टर पढ़ चुके थे। आज जो है थोड़ा हम ओवरव्यू कर लेंगे, क्योंकि जो हमने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है उसके बाद हम आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि वायु हमारे चारों ओर क्या होती है, वायु होती है, यानी कि वायुमंडल में जो है वायु होती है। ठीक है, और हमारे चारों ओर भी क्या होती है, वायु होती है। ठीक, वायु हमें कैसे पता चलता है? हमें कैसे पता चलता है कि वायु जो है हमारे चारों ओर है? जैसे कि हम देखते हैं कि जब हम कपड़े जो है छत पर डालते हैं तो क्या देखते हैं कि वो जो है सूख जाते हैं। ठीक, उसके अलावा पेड़ों में क्या देखते हैं हम कि पत्तियां जो है वो हिल रही हैं। तो ये क्या दर्शाता है कि वायु जो है हमेशा मौजूद है हमारे चारों ओर। चलिए, तो वायु की कुछ प्रॉपर्टीज यानी कि कुछ गुण हमने पढ़े थे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? वायु जो है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है, यानी कि पारदर्शी है। ठीक, दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी वायु के बारे में कि वायु क्या है, स्वादहीन है, उसका कोई स्वाद नहीं है। तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी कि वो क्या है, ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस यानी कि उसका कोई भी गंध यानी कि सुगंध दुर्गंध कुछ भी नहीं है। और चौथी चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ी थी वायु के बारे में कि वायु क्या है, गैसीय पदार्थ है। वायु गैसीय, वायु क्या है, गैसीय पदार्थ है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हमने पढ़े थे वायु के बारे में। उसके बाद हमने इसके और प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जैसे कि ये क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है, यानी कि दबाव डालती है। कहाँ, कौन सी डायरेक्शन में, यानी कि किस दिशा में? हर दिशा में, सारी डायरेक्शन से ये क्या करती है, दबाव डालती है। चलिए, तो आगे एक एक करके जो है टॉपिक फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी कि एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी कि वायु गैसों का गैसों का क्या है, मिश्रण है या गैसीय मिश्रण है। ठीक, अगला वो क्या है, कलरलेस है। कलरलेस यानी कि रंगहीन है, यानी कि उसका कोई रंग नहीं। टेस्टलेस यानी कि स्वादहीन, यानी कि उसका कोई स्वाद नहीं है। ऑर्डरलेस यानी कि गंधहीन, और क्या है, गैसीय पदार्थ है। क्या है, गैसीय पदार्थ है। इट ऑक्यूपाइज स्पेस, ऑक्यूपाइज स्पेस यानी कि यह है जगह, जगह घेरती है, जगह घेरती है। इट हैज वेट एंड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, इसका क्या है, वजन होता है। वायु का क्या होता है, वजन होता है, और हर दिशा में दबाव डालती है। ठीक, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है हमारी किसकी, वायु की। कुछ क्या है, ये गुण है। तो ये सारे ही गुण हम पढ़ चुके थे। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट हमें दिख रहे हैं यहाँ पर, यानी कि जगह घेरना
चलो, यानी कि जगह घेरती है और वजन होता है। बाकी चीजें चलो समझ आ गई हमें कि रंगहीन होती है। जैसे कि अभी भी हमारे चारों ओर क्या है, वायु उपस्थित है, लेकिन हम और आप एक दूसरे को देख पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं, एक दूसरे को देख पा रहे हैं। ठीक है, तो एक दूसरे को देख पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वायु की परत भी तो है बीच में, लेकिन उसके आर पार भी हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, यानी कि ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है, यानी कि क्या है, पारदर्शी है। ठीक, पारदर्शी होने का मतलब इसका कोई रंग नहीं है, इसलिए तो हम देख पा रहे हैं। ठीक, अगली चीज स्वादहीन, इसका कोई स्वाद नहीं है। अगर हम सांस लेते हैं कभी, अगर मुंह से भी सांस लेते हैं तो हमें कोई स्वाद आता है वायु का, नहीं आता, इसका मतलब ये क्या है, स्वादहीन है। अगला गंधहीन है। जब हम वायु को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, ठीक है, जब सांस लेते हैं तो हम क्या देखते हैं, क्या इसकी कोई गंध होती है, नहीं, इसकी कोई गंध नहीं होती। और चौथी चीज, ये कैसा पदार्थ है, एक गैसीय पदार्थ है। ठीक, ये भी हमें पता है। तो दो इंपॉर्टेंट बात, कि जगह घेरती है, वजन होता है, इसे हम कैसे बताएंगे। देखो, यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये पता लगाया कि इस तरीके से क्या है, जो हमारा, जिसमें हम क्या करते हैं, वजन तोलते हैं, उसमें दो तरफ हम क्या लगा देंगे, बलून्स लगा देंगे, गुब्बारे लगा देंगे, और दोनों में हम क्या करेंगे, बराबर हवा भर देंगे, बराबर वायु उनमें भर देंगे। अब हम क्या देखते हैं कि दोनों का क्या है, वजन क्या है, बराबर है। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं, एक गुब्बारे का हम क्या निकाल लेते हैं, हवा बाहर निकाल लेते हैं। तो हम क्या देखते हैं, अब ये जो है, ये जो जिससे हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों का वजन नाप रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, वो किसकी तरफ है, वो किसकी तरफ उसका झुकाव है, इस बलून की तरफ है जिसमें हवा भरी हुई है, यानी कि इसका क्या है, वेट है, यानी कि इसका क्या है, कुछ ना कुछ क्या है, वजन है, इसमें क्या है, वजन है, वजन ज्यादा है इसके मुकाबले। ठीक, दूसरी चीज, अगर हम देख पा रहे हैं तो ये बलून कितना हो गया, इतना सा हो गया, ठीक है, जबकि ये बलून कितना है, ये बलून तो बड़ा है ना साइज में, यानी कि वायु क्या करती है, जगह भी घेरती है, वजन भी होता है और जगह भी, जगह घेरना, जगह भी क्या करती है, घेरती है। ठीक, तो ये भी हमें पता चल गया था, ये भी हम अपने लास्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ चुके थे। आगे बढ़े, चलिए, तो यहाँ पर कुछ गुण थे, ये हम पढ़ चुके थे। सबसे पहला कि ये ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी कि जगह घेरती है। इसका हैज वेट, यानी कि कुछ ना कुछ इसमें क्या होता है, वजन होता है। अगली चीज, नीडेड फॉर बर्निंग, यानी कि ये बर्निंग के लिए, यानी कि दहन की प्रक्रिया के लिए, जलने के लिए हमारे पास वायु होनी चाहिए, बिना वायु के हम जो है आग नहीं जला सकते। ठीक है, क्योंकि वायु में क्या होती है, वायु में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। ठीक, चलो, अच्छा, अब हम कह रहे हैं व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ। अब जो है, वायु किस चीज से बनी है, वायु किस चीज से बनी है, किस चीज से बनी है। देखो, हमें पता है कि वायु क्या है, एक मिश्रण है, किसका मिश्रण है, गैसीय मिश्रण है। क्या है, एक गैसीय मिश्रण है। अब ये किस किस चीज का मिश्रण है, देखो, इसमें अलग अलग प्रकार की गैसें हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, धूल है, धुआं है, जलवाष्प है। तो इस प्रकार इसमें कई सारी चीजें हैं, और ये कई सारी चीजों का क्या है, मिश्रण है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें क्या है, नाइट्रोजन है, जो कि कितना है, 78%। कितना है, 78%। फिर इसमें ऑक्सीजन है, जो कि कितना है, इसमें 21%। और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 जिसे हम कहते हैं। ठीक, उसके अलावा धूल है, धुआं है, जलवाष्प है, और अन्य गैसें, और इसके अलावा और भी अन्य गैसें हैं। कितना है ये सब, कितना है,
ये सब कुल मिलाकर के 1% है। कितना है? 1%। तो हम समझ गए एयर जो है वो किस किस चीज से बनी है। एक तो वायु जो है हमारा, क्या है वायु, देखो वायु क्या है, गैसीय मिश्रण। क्या है? गैसीय मिश्रण है। अब किस किस चीजों का मिश्रण है, क्या क्या उसके जो घटक होते हैं वो क्या क्या हैं। तो इस प्रकार वायु के कुछ क्या है हमारे पास घटक हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि 78% क्या है इसमें, नाइट्रोजन है। 21% क्या है यहाँ पर, 21% है ऑक्सीजन। और बाकी का जो 1% है, 1% है वो क्या है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, धूल, जल वाष्प, धुआं और अन्य गैसें या और भी जो चीजें हैं वो सारी किसमें आती हैं, बाकी के 1% में आती है। ठीक, तो ये जो है हमारा इस प्रकार से वायु बनी हुई होती है और ये उसके सारे क्या होते हैं, घटक होते हैं। ये भी हम पढ़ चुके थे अपने लास्ट लेक्चर में। चलिए, तो आपको रिवाइज हो गया होगा। अब जो है हमें एक एक करके अलग अलग क्या पढ़ने हैं, अलग अलग जो गैसें हैं उनके गुण पढ़ने हैं। ठीक, चलिए। तो नीडेड बाय प्लांट्स टू मेक प्रोटीन, ये क्या होता है, प्लांट द्वारा प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए होता है। ठीक है, तो ये क्या चाहिए होता है, पौधों द्वारा प्रोटीन बनाने के लिए ये चाहिए होता है। दूसरा ये क्या होता है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि जल में क्या होता है, पूरी तरह से घुलनशील नहीं होता लेकिन थोड़ा बहुत घुलनशील होता है। ज्यादा घुलनशील नहीं होता लेकिन स्लाइटली सॉल्युबल, हल्का फुल्का ये घुलनशील होता है। नॉट एसेंशियल फॉर बर्निंग, यानी कि बर्निंग के, सॉरी, नॉट एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग, यानी कि सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है जिसमें हम क्या करते हैं, वायु इनहेल करते हैं और वायु एक्सहेल करते हैं, सांस अंदर लेते हैं सांस बाहर छोड़ते हैं, तो उसके लिए जो है नाइट्रोजन कुछ भी एसेंशियल नहीं है, कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक, ब्रीदिंग की प्रक्रिया के लिए। डू नॉट सपोर्ट बर्निंग, यानी कि दहन की प्रक्रिया में भी नाइट्रोजन कोई भी सहायता नहीं करता। ठीक, चलो ये भी हम पढ़ चुके थे अपने लास्ट लेक्चर में। ऑक्सीजन भी हम पढ़ चुके थे। ऑक्सीजन में हमने क्या पढ़ा था कि ये क्या है, दहन करने के लिए इसकी सहायता की जरूरत पड़ती है, यानी कि ये दहन में क्या करता है, सहायता करता है, सपोर्टर ऑफ कंबशन, या हम कह सकते हैं बर्निंग। कंबशन यानी कि दहन, दहन में ये जलाने की जो प्रक्रिया है वहां पर जो ऑक्सीजन है वो बहुत सहायता करता है। यह भी जल के साथ क्या होता है, थोड़ा बहुत घुलनशील होता है, पूरी तरीके से घुलनशील नहीं होता। और अगला जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट है कि जो रेस्पिरेशन है, यानी कि जो हमारी सांस लेने की प्रक्रिया है जिसमें हम सांस लेते हैं सांस बाहर छोड़ते हैं, उसके लिए ऑक्सीजन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम सांस ले रहे हैं यानी कि क्या ले रहे हैं, अंदर ऑक्सीजन। ठीक, और जब बाहर छोड़ रहे हैं तो क्या छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, हम क्या लेते हैं, हम क्या है, ह्यूमंस है, मानव है। हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, O2। ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन द्वारा हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो हम क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं बाहर।
हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं बाहर, ठीक है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं अपना भोजन बनाने के लिए, अपनी प्रक्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ठीक। और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं वही ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, सांस लेते हैं। सिर्फ मानव ही नहीं, और भी जो हमारे एनिमल्स होते हैं, ठीक, जो ऑक्सीजन क्या करते हैं, ऑक्सीजन से इनहेल करते हैं, तो वो सारे ही ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो इसमें एक छोटा सा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि मानव, उसके अलावा और क्या होते हैं, जितने भी हमारे क्या होते हैं, प्राणी होते हैं, जानवर होते हैं, ठीक है, जानवर होते हैं, उसके अलावा अर्थवॉर्म्स होते हैं जो क्या धरती के अंदर रहते हैं, कुछ कहाँ रहते हैं, कुछ एक्वेटिव, कुछ जल जल में रहते हैं, ठीक, कुछ मिट्टी में रहते हैं, कुछ मिट्टी में रहते हैं, कुछ जल में रहते हैं। तो ये सभी लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ठीक है, ये सभी लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। तो क्या ऑक्सीजन की कमी क्यों नहीं होती, जो हमारा वायुमंडल है, जब सभी लोग इतने इतने ये सभी क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी क्यों नहीं होती, क्यों, इसीलिए नहीं होती क्योंकि पेड़ पौधे, इनके अलावा और भी जो प्लांट्स हैं, कुछ तो पेड़ पौधे ऐसे हैं जो ऑक्सीजन ही क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, दिन में भी और रात में भी ऑक्सीजन ही बाहर छोड़ते हैं। तो पेड़ पौधे और मानवों के बीच में जो ये बना हुआ है सिस्टम, ये जो साइकिल है, इससे जो है ऑक्सीजन क्या है, मेंटेन है, जो हमारा वायुमंडल है उसकी ऑक्सीजन क्या है, मेंटेन है, इसीलिए ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होती पेड़ पौधों के कारण। इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ क्या है, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं यानी कि वो हमें क्या दे रहे हैं, सबसे एसेंशियल चीज जो हमारी क्या है, हमारे जीवन चक्र को चलाने के लिए जो सबसे एसेंशियल चीज है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो हमें पेड़ पौधों द्वारा ही तो मिल रही है। इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए और पेड़ पौधों को नुकसान कम से कम पहुंचाना चाहिए। वैसे तो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ना ही हमें पेड़ पौधे काटने चाहिए। चलिए, क्योंकि ये साइकिल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल है, अगर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं आ पाएगी कहीं से भी। तो इतने सारे जो हैं ये, तो ये ऑक्सीजन कैसे इनहेल करेंगे जब ऑक्सीजन पेड़ पौधों द्वारा हमें नहीं मिलेगी, ठीक। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, ये था ऑक्सीजन के बारे में। अच्छा, अपने लास्ट लेक्चर में हम इसको भी अच्छे से पढ़ चुके थे। चलिए, अब कार्बन डाइऑक्साइड नीदर सपोर्ट्स, नीदर बर्न्स नॉर सपोर्ट बर्निंग, ना तो ये जलती है ना ही दहन की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोई सहायता करती है, ठीक। अगला, मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर, ये भी ज्यादा घुलनशील नहीं होती जल में, ये भी जल में ज्यादा घुलनशील नहीं होती, ठीक, जल में क्या होती है, ज्यादा घुलनशील नहीं होती, थोड़ा बहुत मॉडरेटली घुलनशील होती है। आगे बढ़े, स्लाइटली सार इन टेस्ट, यानी कि स्वाद में थोड़ा क्या होती है ये, खट्टा, यानी कि खट्टे होते हैं स्वाद में थोड़ा। ग्रीन प्लांट्स नीड CO2, ग्रीन प्लांट्स नीड CO2 टू मेक फूड, यानी कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनको CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, किस लिए चाहिए होती है, अपना भोजन बनाने के लिए। अच्छा, CO2 जो है इस प्रकार नहीं, इस प्रकार आपको लिखना है, ठीक, इस प्रकार जो है CO2 लिखा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। कार्बन एक है, डाइऑक्साइड यानी कि दो ऑक्सीजन है ना यहाँ पर, देखो O2, डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो ये थे क्या थे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ गुण थे, ये भी हम अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। तो आपको ये क्या हो गया, अब अच्छे से रिविजन हो चुका है इसका। अब आगे बढ़ते हैं, आज का हमारा नया टॉपिक है, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ स्मोक। चलिए, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का अपना नया टॉपिक, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ स्मोक। स्मोक यानी कि धुआं, ठीक, स्मोक यानी कि धुआं। अब ये धुआं आता कहाँ से, ये धुआं आता कहाँ से,
गुणों के बारे में तो बाद में हम चर्चा करेंगे, पहले ये जानेंगे ना कि ये धुआं आता कहाँ से है। ठीक है, चलिए, तो धुआं जो है कहाँ से आता है? धुआं जो है वो कहाँ से आता है? सोचिए। देखो, जब भी हम कोई भी ईंधन को क्या करते हैं, जलाते हैं, ईंधनों का दहन करते हैं, ईंधन को जलाते हैं, तो जब हम किसी भी ईंधन को जलाते हैं तो वहां से क्या निकलता है? ईंधन से क्या निकलता है? देखो, जलाने पे हमें तो ये पता है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। हम अभी जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा था अपने लास्ट लेक्चर में, हमने क्या भी डिस्कस किया था उसके बारे में कि जब हम किसी भी ईंधन को जलाते हैं तो उससे क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक, इसके अलावा ईंधन को जलाते समय देखते हैं हम क्या निकलता है? धुआं निकलता है। ठीक, क्या निकलता है? धुआं निकलता है। और सिर्फ ईंधन से निकलता है क्या धुआं? बड़ी बड़ी जो हमारी क्या होती है, इंडस्ट्रीज होती है, उद्योग होते हैं, वहां पर जो है बहुत अमाउंट में, बहुत ज्यादा तादाद में क्या निकलता है? धुआं निकलता है। जिसलिए वो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हमने देखी होगी, उनके ऊपर इस प्रकार की चिमनियां होती हैं, इस प्रकार की चिमनियां होती हैं। इस प्रकार की चिमनियां होती हैं। यहाँ से तो सारा धुआं जो है वो चिमनियों में जाता है ऊपर। ठीक है, और आकाश में वो धुआं क्या कर दिया जाता है? छोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? छोड़ दिया जाता है। आकाश में वो धुआं क्या कर दिया जाता है? छोड़ दिया जाता है। ठीक, अब ये धुआं जो है आकाश में तो इसलिए छोड़ दिया जाता है क्योंकि जो उद्योग होते हैं वहां पे बहुत सारे रासायनिक भी होते हैं, है ना, जो हमारे जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज होते हैं वहां पे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं। तो जब वहां पर ये काम किया जाता है तो क्या होता है? बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, जिस वजह से वहां पर जो लोग काम करते हैं अगर वो उस धुएं को क्या कर ले, इनहेल कर ले, उस धुएं को क्या कर ले, इनहेल इनहेल कर ले, तो बहुत सारी उनको सांस लेने की बीमारियां, रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती है। इसीलिए जो है वहां जो है बड़ी बड़ी चिमनियां लगाई जाती हैं और उन चिमनियों से वो धुआं जो है आकाश की तरफ फेंक दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। उससे नीचे तो धुआं नहीं है, नीचे तो नुकसान नहीं है। ठीक, लेकिन आकाश में बहुत सारे पंछी रहते हैं, बर्ड्स रहती हैं अलग अलग। ठीक है, तो वो इस धुएं को इनहेल करती हैं, जिस वजह से वो क्या हो रही है, दिन ब दिन हमें बर्ड्स जो है कम देखने को मिल रही है। बर्ड्स की क्या हो रही है, तादाद क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। बर्ड्स क्या हो रही है, जल्दी मर रही है उस धुएं के कारण। इसीलिए इसीलिए हमें जो है ऐसे ईंधनों का उपयोग करना चाहिए दिन जिनसे धुआं जो है वो कम से कम निकले। क्या निकले? धुआं जो है कम से कम निकले। ठीक, अब धुएं में होते क्या क्या है, धुएं के क्या क्या घटक होते हैं? देखो, धुएं में ना धूल भी होती है, सूक्ष्म धूल के कण होते हैं, सूक्ष्म धूल के कण। ठीक है, ठीक है, क्या होते हैं? सूक्ष्म धूल के कण होते हैं। अब इन धूल के कणों से क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं ना तो वो धूल के कण क्या होते हैं, हमारे अंदर जाते हैं। ठीक, इसीलिए हमारे, आप लोगों ने सुना होगा कि जो आपके कोई अभिभावक अभिभावक हैं, ठीक है, उसके अलावा कोई भी बड़े लोग हैं, वो हमेशा आपको क्या कहते हैं कि मुंह से सांस नहीं लेनी चाहिए, हमेशा नाक से सांस लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारी एयर है, वायु है, उसमें क्या है, धुआं भी है, धूल भी है, इतनी सारी चीजें हैं।
ठीक। तो जब हम मुंह से सांस लेते हैं तो वो जो धुआं है या धूल के जो कण है वो हमारे क्या होते हैं, गले में जाते हैं, गले से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जा सकते हैं, जिससे कि हमें बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि नाक से सांस लेनी चाहिए। क्यों नाक से सांस लेनी चाहिए? क्योंकि नाक में क्या होते हैं, छोटे छोटे फाइन हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, जिसमें जो वो धूल है या धुएं के जो कण हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म कण हैं, वो क्या होते हैं, उन बालों में फंस जाते हैं। ठीक। और जो है प्योरीफाई जो एयर होती है वो प्योरीफाई होकर के हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाती है। ठीक है। चलिए, तो धुएं के बारे में हम जान गए कि ये धुआं जो है आता कहाँ से है, और ये धुआं जो है हमारे लिए बहुत हानिकारक है। इससे बहुत सारी हमें सांस लेने की जो बीमारियां हैं, सांस की जो बीमारियां हैं वो हो सकती हैं, जैसे कि अस्थमा है। ठीक। चलिए, अब आगे धुएं की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले इट में कॉज रेस्पिरेटरी डिजीज, यानी कि इससे सांस की जो बीमारियां हैं वो होती हैं। ठीक है। प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, यानी कि ईंधनों के दहन से या ईंधनों को जलाने से जो है हमारे क्या मिलते हैं, हमें क्या क्या बनता है, धुआं प्रोड्यूस होता है, धुआं बनता है। कंसिस्ट ऑफ फाइन टाइनी डस्ट पार्टिकल, यानी कि इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे धूल के सूक्ष्म कण होते हैं। क्या होते हैं, धूल के सूक्ष्म कण होते हैं। अगला, इट इज ऑलवेज हार्मफुल, ये हमेशा ही क्या है, हानिकारक है। तो धुएं से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, बहुत ही हानिकारक है। कई सारी बीमारियां हमें धुएं से हो सकती हैं। चलिए, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें जो है ऐसे ईंधनों का प्रयोग करना चाहिए जिनसे धुआं जो है वो कम से कम उत्पन्न होता हो। ठीक। चलिए, अब इसे जो है आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है। फाइन टाइनी डस्ट पार्टिकल्स, यानी कि फाइन टाइनी डस्ट पार्टिकल्स, इसका मतलब क्या है, सूक्ष्म धूल के कण। ठीक है। सूक्ष्म धूल के क्या होते हैं, इसमें कण होते हैं। ठीक। चलो, धूल के बारे में तो सॉरी, धुएं के बारे में तो ये चीजें हो गई। धुएं के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि धुआं क्या होता है, कहाँ से धुआं जो है उत्पन्न होता है, हमारे लिए क्या हानिकारक है, क्यों हानिकारक है, और इसमें जो है क्या क्या इसके घटक होते हैं, ये हमने पढ़ लिया अच्छे से। अब जो है एक छोटा सा टॉपिक हमारा यहाँ पर रह जाता है, वो है धूल। अब धूल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा जाए। धूल। ठीक। अब देखो, धुएं में भी थोड़ा बहुत धूल रहती है। थोड़ा बहुत जब हमने धुआं पढ़ा तो उसमें हमने धूल के बारे में चीजें पढ़ ली कि धूल जो है धुएं में होती है, और वायु में भी क्या होती है, धूल होती है। ठीक। वायु में भी धूल होती है। इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, इसको जो है हम कैसे बताएंगे, इसको अभी हम बताते हैं। उससे पहले यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ चुके थे धूल के बारे में। जब हम धुआं पढ़ रहे थे तो हम धूल के बारे में क्या क्या पढ़ चुके थे, ये पढ़ चुके थे कि सांस लेते समय हमें कहा जाता है तो कि नाक से लेनी चाहिए, मुंह से सांस नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वायु में जो है छोटे छोटे धूल के कण होते हैं, जो अगर हम मुंह से सांस लेते हैं तो वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जा करके हमें क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमें परेशानी हो सकती है। इसीलिए नाक से सांस लेनी चाहिए, क्योंकि नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं, टाइनी हेयर्स होते हैं, जिसमें वो जो धूल के जो कण है, सूक्ष्म कण है, वो क्या होते हैं, फंस जाते हैं, और एयर जो है, जो वायु हम क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, वो प्योरीफाई होकर के हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाती है। ठीक। चलो, अब ये जो धूल है इसको हम कैसे बताएंगे कि वायु में जो है धूल उपस्थित होती है। देखो, धुआं तो होता है, धुआं तो हमें दिख जाता है। ठीक। धुआं तो हमें दिखता है ना, धुआं तो हमें दिखता है, धूल तो नहीं दिखती। तो हम कैसे कह सकते हैं कि धूल है। यहाँ पर क्या हम अपने चारों ओर अभी देख पा रहे, तो क्या हमें धूल दिखाई दे रही, नहीं दिखाई दे रही। ठीक। तो हमें जो है धूल को देखने के लिए क्या करना होगा, एक रूम में जाएं,
या हम किसी क्लासरूम को ले सकते हैं, या हम ये एक्सपेरिमेंट, ये जो प्रयोग है वो अपने घर में कर सकते हैं। एक कमरा है जिसमें क्या है, खिड़की हो, और उस कमरे को क्या करना है, हमें पूरे पर्दों से ढक देना है। उस रूम में क्या कर देना है, डार्क कर देना है, अंधेरा कर देना है। जब हम अंधेरा कर देंगे रूम में, तो एक खिड़की है अगर रूम में, तो सिर्फ खिड़की का हम क्या करेंगे, खिड़की वाला जो कर्टेन है, पर्दा है, उसको हटा लेंगे। और वहां से जब सूर्य की किरणें आएंगी, इस प्रकार सूर्य की किरणें पड़ेंगी वहां से, तो इन सूर्य की किरणों से हमें क्या दिखेगा, जहां तक ये सूर्य की किरणें आएंगी अंधेरे कमरे में, हमें क्या दिखेंगे, इसमें छोटे छोटे कुछ क्या दिखेंगे, सूक्ष्म कण दिखेंगे, नाचते हुए दिखेंगे, ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर को जाते हैं, कुछ नीचे को आ रहे हैं, कुछ ऊपर को जा रहे हैं। इस प्रकार हमें धूल छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं, नृत्य करते हुए, नाचते हुए। वही जो छोटे छोटे कण हैं, सूक्ष्म कण हैं, जो हमें धूप के उसमें दिखते हैं सिर्फ, है ना, जब धूप की रोशनी पड़ती है किसी अंधेरे कमरे में। नॉर्मल कमरे में नहीं, अगर पूरे कमरे में उजाला है, फिर जो है धूप रोशनी पड़ रही है, फिर हमें नहीं दिखाई देते वो। ठीक, कभी कभी दिख भी सकते हैं, वैसे ज्यादातर चांसेस हैं वो नहीं दिखाई देते। लेकिन अगर हम किसी डार्क कमरे में हैं और वहां पर अगर हमने ये वहां पर अगर हम टॉर्च भी जलाएं, ठीक है, टॉर्च भी जलाएं, या इस प्रकार जो है खिड़की से सूर्य की किरणें आए, तो हमें जो है छोटे छोटे कण दिखाई देंगे नाचते हुए। वही जो कण है, वही जो कण है, वही क्या है, हमारे डस्ट पार्टिकल्स, यानी कि हमारी धूल है। क्या है, धूल के कण, डस्ट पार्टिकल्स हैं, यानी कि धूल के कण हैं। ठीक, इसीलिए जो सांस लेने के लिए बोला जाता है, कहा जाता है नाक से लीजिए। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार हम जान गए कि वायु में क्या क्या होता है, धूल होती है, धुआं होता है, ठीक, इसके अलावा N2 यानी कि नाइट्रोजन, O2 यानी कि ऑक्सीजन, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, इसके अलावा, ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी क्या होती हैं। इसके अलावा एक और चीज होती है, वाटर वेपर। वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प। तो ये सारी ही चीजें क्या होती हैं हमारी, किसमें प्रेजेंट होती हैं, किसमें देखने को हमें मिलती है, वायु में। चलिए, तो इसे अब आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलिए, तो सारे पॉइंट्स तो हम पढ़ चुके, सारे घटक के बारे में हमने पढ़ लिया। बस एक घटक हमारा रह जाता है, जो कि है वाटर वेपर, यानी कि जल वाष्प। चलिए, तो इसको भी अब हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, जल वाष्प को। देखो, सारे जितने भी अभी तक हमने घटक पढ़े, वो तो हमें वायु में मौजूद है, हमें पता है। लेकिन जल वाष्प, वाटर वेपर कैसे कैसे मौजूद है वायु में, कैसे हम इसको बता सकते हैं। देखो, इसको बताने का एक आसान सा तरीका, एक आसान सा प्रयोग है। जब भी हम क्या करें, एक गिलास ले कांच का, ठीक है, कांच का गिलास ले, इसमें क्या करें हम, फ्रिज से निकाला हुआ ठंडा पानी भर दें। क्या भर दें इसमें, ठंडा, कितना ठंडा, बिल्कुल फ्रिज से निकाला हुआ एकदम चिल्ड वाटर हम इसमें क्या कर दें, फिल कर दें। अब हम क्या देखेंगे, अब थोड़ा देर इसको क्या कर दें, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में हम छोड़ दें, तो हम क्या देखते हैं, जो आप सबने देखा होगा हमेशा, जब भी हम फ्रिज से कोई कोल्ड ड्रिंक निकालते हैं या फ्रिज से कोई बर्तन निकालते हैं, हमेशा क्या देखा होगा कि उसके किनारे पे क्या हो जाते हैं, हल्की हल्की पानी की बूंदें हमें देखने को मिलती है, हल्की हल्की पानी की बूंदें हमें देखने को मिलती है। तो ये पानी की बूंदें कहाँ से आ रही हैं, यानी कि गिलास जो है, पानी तो हमने अंदर भरा है ना, तो गिलास बाहर से गीला कैसे हो गया। ठीक, गिलास की बात नहीं, अगर हम कोई बॉटल फ्रिज से निकाले, ठंडी पानी की कोई बॉटल है, ठीक है, या कोई जूस की बॉटल है, या कोई सी भी बॉटल है, वो हमने फ्रिज से बाहर निकाली, तो हम क्या, थोड़ा देर हमने उसको रूम टेम्परेचर पे, यानी कि कमरे के तापमान में छोड़ा, नॉर्मली, मतलब हमने उसको बाहर निकाल के छोड़ा, तो भी हम क्या दिखेंगे, इसके बाहर भी हमें पानी की छोटी छोटी क्या दिखेंगी, बूंदे दिखेंगी, दिखेंगी। अब ये बूंदे कहाँ से आई, इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब देखो ये बर्तन क्या है, ठंडा है, और हमारे वायुमंडल में क्या है, वायु है। ठीक, वायुमंडल में क्या है, वायु है। तो इसके चारों ओर क्या है, इन बर्तनों के चारों ओर क्या है, वायु है। ठीक, अब वायु जो है रूम तापमान में है, ठीक है, यानी कि कमरे के तापमान की वायु है। अब वायु जो है इन ठंडे बर्तनों में जब टकराती है, इन ठंडे बर्तनों में क्या होती है, जब वायु टकराती है तो वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। वायु जब इन ठंडे बर्तनों में टकराती है तो वो क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है। क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, यानी कि ठंडी हो जाती है। ठीक, ठंडी हो जाती है, तो ठंडी हो जाती है तो उसकी क्या बन जाती है, बूंदे यहाँ पर बन जाती है। क्या बन जाती है, बूंदे बन जाती है। ठीक, अगर हम कोई नॉर्मल ग्लास है, हमारे पास नॉर्मल ग्लास है, वो हमने रखा हुआ है, ठीक है, और एक ठंडा गिलास है जिसको हमने फ्रिज से निकाल करके रखा है। ठीक, अच्छा हमारे पास दो ग्लास है, एक में हमने नॉर्मल पानी भरा है, एक में हमने ठंडा पानी भरा है। तो सिर्फ ठंडे वाले गिलास में ही जा करके क्यों जो है सिर्फ ड्रॉपलेट्स बाहर से देखने को मिलती है, क्योंकि ये ग्लास क्या है, अपने तापमान से बहुत कम है, बहुत ठंडा है। तो रूम की जब वायु जो है इस पर टकराती है, देखो वायु दोनों इस पर भी टकराएगी और इस पर भी टकराएगी, लेकिन जब इस पर टकराएगी तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल टेम्परेचर है इसका, ये ना ठंडा है ना गर्म है। ठीक, लेकिन वायु जब इसमें टकराती है तो ये बहुत ठंडा होता है, जिस वजह से वायु जो है कंडेंस हो जाती है, संघनित हो जाती है। ठीक है, जिसको हम संघनन की प्रक्रिया कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। तो संघनित हो जाती है, कंडेंशिएट हो जाती है, इसीलिए हमें जो है ड्रॉपलेट्स देखने को मिलती है। ठीक, अब ड्रॉपलेट्स देखने को मिलती है। अब ये जो ड्रॉपलेट्स है, ये जो बूंदे हमें देखने को मिलती है, ये क्या दर्शाती है कि जो हमारी वायु है उसमें जलवाष्प है। वायु में क्या है, जलवाष्प है, वाटर वेपर है। ठीक है, क्या है, जलवाष्प है। क्योंकि सिर्फ वायु अगर टकराए, वायु में गैसें हैं तो गैसों से थोड़ी ड्रॉप बनेगी, गैसों से थोड़ी पानी की बूंदे बनेगी। पानी की बूंदे कब बनेगी, जब वाटर वेपर, जब वहां पे जलवाष्प रहा होगा, उस वजह से ही तो यहाँ पर बूंदे बन रही है। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा जल वाष्प का एक्सपेरिमेंट प्रयोग, जिससे कि हम समझ गए कि जितने भी हमने यहाँ पर ये घटक लिखे हैं वो सारे ही वायु में मौजूद होते हैं। ठीक है, चलिए, इसे अब आप नोट कर लीजिए, एक्सपेरिमेंट को आप इस प्रकार नोट कर सकते हैं कि कंडेंसेशन की प्रक्रिया आप वहां पे दर्शा सकते हैं। अच्छा, एक और एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पर करते हैं कंडेंसेशन का ही, जिससे हमें वाटर वेपर के बारे में समझ में आता है। देखो, तो वो एक्सपेरिमेंट कुछ इस प्रकार होता है। अगर हम क्या कर रहे हैं, एक बर्नर के ऊपर एक बर्तन है जिसमें हम पानी क्या कर रहे हैं, गरम कर रहे हैं, एक केटल है, केटल में हम क्या कर रहे हैं, पानी गरम कर रहे हैं। ठीक, इस केटल में क्या कर रहे हैं, पानी गरम कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद इससे क्या बनेगी, भाप बनेगी, और यहाँ ऊपर अगर हम कोई मेटल का बर्तन रख दे, मेटल का क्या रख दे, बर्तन रख दे, इसके ऊपर क्या रख दे, बहुत सारी आइस क्यूब रख दे। क्या रख दे, आइस क्यूब रख दे। ठीक है, यानी कि बर्फ के क्या रख दें, बर्फ रख दें थोड़ा इसके ऊपर। ठीक, बर्फ रखने से ये जो मेटल का बर्तन है ये क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक है, चलो, मेटल का बर्तन क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अब जो है जब ये गर्म होता है तो यहाँ से क्या निकलेगी, भाप निकलेगी, वेपर निकलेगा, भाप निकलेगी। अब वो भाप, जब ये गर्म भाप इस ठंडे मेटल पर टकराएगी, ठंडे मेटल पर टकराएगी, ये ठंडा बर्तन जो है इस पर टकराएगी, तो क्या होगी, बूंदे बनेंगी। अब वो बूंदे बन करके क्या गिरेंगी, नीचे गिरेंगी, इस बर्तन पर गिरेंगे। इस प्रकार से ही तो होगा ये। तो इसे ही जो है कंडेंसेशन कहा जाता है, संघनन कहा जाता है। ठीक, तो ठीक इसी प्रकार जो है वायु में क्या होती है, जैसे यहाँ से जल वाष्प निकली है यहाँ से वेपर निकली है ना, इस केटल से, इस केटल में हमने पानी रखा था उबालने के लिए, तो यहाँ से क्या निकली है, जल वाष्प निकली है, जो इस ठंडे बर्तन पर, जिसके ऊपर हमने बर्फ रखी है, ठंडे बर्तन पर टकरा करके बूंदे बन गई उसकी, और बूंदे बन करके ये नीचे गिर रही हैं, इस बर्तन पर इकट्ठी हो रही हैं। ठीक, ठीक वैसे ही जब हम फ्रिज से कोई पानी का ग्लास जब हम फ्रिज से निकला हुआ पानी इसमें भरते हैं या इसमें बर्फ डालते हैं किसी ग्लास में, तो जब आसपास की वायु उस पर टकराती है तो उसमें क्या बनती हैं, बूंदे, छोटी छोटी ड्रॉपलेट, पानी की बूंदे हमें देखने को मिलती हैं, जो ये दर्शाती हैं कि वायु में जो है जलवाष्प उपस्थित होता है। ठीक है, चलिए, तो ये अब आप ज्यादा अच्छे से समझ गए होंगे।
चलिए। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा, तो यहाँ पर जो है जितने भी हमारे वायु के घटक थे वो सारे ही हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कहीं पर अगर समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।